गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एवरीवन एट माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे आने का और आपसे डिस्कस करने का जो मेन रीज़न है, टुडे इज 19th ऑफ मार्च एंड ओनली वन डे इज लेफ्ट इन बिटवीन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग ऑफ 10th CBSE मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कुछ बच्चों का जो यहाँ पर एक रिव्यू ऐसा था कि दे आर नॉट एबल टू गेट देयर टाइम मैनेजमेंट। हम किस तरीके से मतलब हमारा अपना जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसका बिगिनिंग करें, एंडिंग किस तरीके से हो। तो इन सब बातों के रिगार्डिंग ये एक छोटा सा सेशन है जिसमें मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करके चल रहा हूं। देखिए, पहली बात तो रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, जो बोर्ड एग्जाम होता है वो इधर इट इज़ ऑन द एवरेज साइड या ये मॉडरेटली डिफ़िकल्ट लेवल पे होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दे आर गोइंग टू लुक फॉर टॉपर्स ओनली या जो बहुत ही अच्छे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम बड़ा ही नाप तोल के हर कैडर के बच्चे के लिए बनाया जाता है वहाँ पे। ओके, दे विल बी पेइंग अटेंशन टुवर्ड ईच एंड एवरी पर्सन। तो मतलब चांसेस आर वेरी हाई दैट यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी हैवीली इन एग्जामिनेशन। तो पहली बात तो ये पैनिक और एंग्जाइटी जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। आप में इस चीज़ को परे कर दो अपना। जितना आप रिलैक्स रह सकते हैं उतना आप रिलैक्स रहने की कोशिश करिए, समझे। वन मोर थिंग, इफ पॉसिबल टुडे इज 19th, 20th इवनिंग के बाद आप लोगों ने कोई प्रेपरेटरी मोड में नहीं जाना है। बहुत बच्चे पूरी रात बैठ के वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। इवन व्हेन दे आर मूविंग टू द सेंटर्स, तो तब भी वहाँ पे बैठ के रीडिंग कर रहे होते हैं, गोइंग थ्रू वेरियस फॉर्मूला। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। आप जितना प्रिपरेशन कर सकते हैं वन डे बिफोर इट शुड बी डन एंड देन देयर आफ्टर यू नीड टू बी रिलैक्स। अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने का एक लॉजिकल सा वे होता है, ठीक है, समझे। अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं आपके जितने भी सेक्शन आने वाले हैं, आपको 5 सेक्शन आने हैं, ठीक। तो मैं जो बिगिनिंग करके चलूंगा, मैं बिगिनिंग करूंगा सबसे एंडिंग से, नॉट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जो बिगिनिंग पार्ट है वो आपका MCQ कंटेन करता है, एवरी वन ऑफ यू नो, ओके। और कहीं ना कहीं पे ना आप लोगों को जो MCQs में एक फोबिया है कि पता नहीं हमसे होंगे कि नहीं होंगे। मैं उन पे बाद में आता हूं, ठीक है। आप लोग जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग आप कहां से करिए। आप बिगिनिंग जो करेंगे वो आप करेंगे सेक्शन E के साथ, जो कि आपके पास वहां पे आपके 3 केस स्टडीज को कंटेन करता है और हर एक जो प्रॉब्लम होगा वो आपका 5 मार्क का होगा, ठीक है। अब जनरली बच्चों का एक ओपिनियन होता है कि हमने जो है ये जो सेक्शन ये कहाँ से तैयार करें। मार्केट में वेरियस तरीके के आपके पास वहाँ पे सैम्पल पेपर आ रहे हैं। इवन बोर्ड्स ने भी अपने सैम्पल पेपर अपनी साइट के ऊपर लॉन्च कर रखे हैं। तो बच्चे उतना कुछ करने के बावजूद भी एक पैनिक में, एंग्जाइटी में, ओके टेंशन में कि पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, क्या हमारा ये टॉपिक सेव है कि नहीं। आई पर्सनली प्रोवाइड यू ओनली वन रिकमेंडेशन, ठीक है। आपने कर लिया सैंपल पेपर, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने सैंपल पेपर नहीं भी किए, ठीक है, और अगर बच्चे के बेसिक्स ओके हैं, आई मेक अ फर्म बेट कि वो बच्चा उन सब प्रॉब्लम्स को बड़े इजीली कोप अप कर लेगा, क्योंकि वो बड़े बेसिक और नॉमिनल से प्रॉब्लम होती हैं। Whatever is going to happen in बोर्ड एग्जाम, ओके, कम से कम जो आपके पास यहाँ पे सेक्शन A है या फिर सेक्शन E है, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी जो सैंपल पेपर है आपके पास या फिर कोई भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे, वो दे आर गोइंग टू हेल्प यू, दे विल नॉट बी हेल्पिंग यू। हाँ, वो आपका एक विजन जो है आपका एब्रोड कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। आपको एक थोड़ा सा और ज़्यादा अडेप्टिबिलिटी हो जाता है कि अगर ऐसा कोई समझ है तो हम उसको किस तरीके से टैकल कर सकती हैं। फाइन। आप लोगों के लिए जो सबसे पहला काम है, आप लोग बिगिनिंग करिए सेक्शन E के साथ और उससे ऊपर पड़ा होता है आपका सेक्शन D। तो सेक्शन डी में जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपके पास बेसिकली जो होते हैं वो आपके पास यहाँ पे 4 मार्क्स के होते हैं। यस,
ये 4 मार्क्स के होते हैं आपके। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप ये कोशिश करेंगे कि जो डी और ई सेक्शन है वो आपका कोलैबोरेटेड फॉर्म में 1 आवर के अंदर बाय ऑल मीन खत्म हो जाए। ठीक है, तो आपके पास वहां पे देखा जाए तो आपके पास वहां पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है आपके पास करने के लिए। आप थोरोली एक बार चेक करके देखिएगा। अगर मैं सेक्शन डी और सेक्शन ई की बात करके चलता हूं, आपके पास वहां पे सेक्शन डी में कितने सम आपको आने वाले हैं, वहां पे 3 सम, फाइन, 4 मार्क के 3 प्रॉब्लम आनी है। और वो जो आपके पास सेक्शन ई है वहां पे कितने प्रॉब्लम आनी है, आपको 3 प्रॉब्लम आनी है 5 मार्क्स की। तो 15 प्लस 12 आपका 27 मार्क का कंटेंट आपका विद इन 1 आवर होना चाहिए। फाइन, 7 प्रॉब्लम 1 आवर, you think upon how much time you are having with you। आपको एक प्रॉब्लम के ऊपर ऑन द एवरेज 8 मिनट से भी ज्यादा टाइम मिल रहा है, डेट इज मोर देन एनफ। 1 आवर मीन 1 आवर। अगर एक प्रॉब्लम आपके पास कोई भी बाय चांस वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लेके चल रही है, इफ यू थिंक कि टाइम इज मतलब उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, एक्सेस ऑफ टाइम हैज बीन कंज्यूम्ड देयर, देन लीव इट। इफ यू विल बी हैविंग द टाइम एट द एंड, अगर आपके पास कुछ बाद में टाइम बचता है तो आप उस प्रॉब्लम को भी देख सकते हो जो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, जो आपके लिए एक प्रॉब्लम है वहां पे। इस बात को आपने समझ के चलना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। फाइन, देन उसके बाद आपके पास जो प्रॉब्लम आनी है, सुनो, अब आपके जब 2 ये सेक्शन हो गए 1 आवर में खत्म कर दिए, अब आप जंप करेंगे सेक्शन सी और बी की तरफ। तो सेक्शन सी और बी में आपके पास वहां पे बेसिकली क्या है, 2 और 3 मार्क्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपके पास वहां पे क्या है, अगर मैं 2 और 3 मार्क्स प्रॉब्लम की बात करता हूं तो 2 मार्क्स के आपको 5 आने हैं और 3 मार्क्स के आपको 6 प्रॉब्लम आनी है, 11 प्रॉब्लम हो गई। अब आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है, जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है, सेक्शन बी में छोटे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, उनके आंसर्स बहुत बड़े नहीं होते। फाइन, और सेम थिंग सेक्शन सी, उसमें 3 मार्क्स के प्रॉब्लम है तो वो कंपैरेटिवली मॉडरेट लेंथ के होते हैं, बहुत बड़े बड़े सम नहीं आपको आने वाले, बड़े सिंपल एंड डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम आते हैं वहां पे, बड़े सिंपल एंड डायरेक्ट प्रॉब्लम आपको वहां पे बनेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अब जो दोनों सेक्शन वो हैं उनको प्रैक्टिकली 1 आवर के अंदर फिनिश करना है। आप अपने आप को टाइम बाउंड कर लीजिए। टाइम बाउंड कैसे कर लें, देखिए आपने टाइम बाउंड इस तरीके से करना है कि मेरे को ये 2 सेक्शन यहाँ पे इतने टाइम में चाहिए खत्म। जब आप बी और सी को खत्म करेंगे फिर से 1 आवर में, तो आपके पास प्रैक्टिकली एट द एंड ऑफ द 2 आवर आपके 4 सेक्शन खत्म हो चुके हैं। आपका जो पेपर है वो 75% खत्म हो गया। ओनली 1 सेक्शन इज लेफ्ट, डेट इज सेक्शन ए। उसमें 20 एमसीक्यू हैं एंड बिलीव मी 20 में से कम 10-12 एमसीक्यू तो ऐसे होते हैं जो विद इन सेकेंड्स आपके ऐसे होते हैं। ठीक है, पेपर पेन की भी शायद आपको वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मैं ये मान सकता हूं कि आपके पास वहां पे जो वो एमसीक्यू है 10 एमसीक्यू करने के लिए हो सकता है 10 एमसीक्यू आपके पास वहां पे ऐसे हो जहां पे आपको 7 से 8 मिनट का टाइम ही लगे। तो सोच के देखो बच्चे, आपके पास 50 मिनट पड़े हैं, 10 एमसीक्यू हैं और पूरे पेपर को रिवाइज करने का द्वार से आपके पास वहां पे टाइम पड़ा है। हमारे लिए प्रॉब्लम कहां पे होती है, हमारे लिए प्रॉब्लम वहां पे होती है जब हम मैथमेटिक्स पेपर में एक प्रॉब्लम के ऊपर बहुत देर तक बैठे रहते हैं एंड वी डोंट हैव, मतलब आपके पास वहां पे हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हम क्यों बैठे हैं वहां पे। इफ एनीवेयर यू थिंक कि आपके पास वहां पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी जा रही है, आउट ऑफ द वे जा रही है, बच्चे वहीं पे रुक जाओ, उसे कैरी ऑन मत करो। मैं एक पर्टिकुलर मॉड्यूल अभी और जो है एक और वीडियो बना के चलूंगा, ठीक है। आई होप कि मैं उसको कल को आपके पास जो है आपको डिलीवर करके चलूंगा। उसमें एमसीक्यूज में किस तरीके की प्रॉब्लम है, आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया प्रोवाइड करके चलूंगा। मे बी इट हेल्प्स यू। आई एम नॉट सेइंग कि वो बोर्ड में आएगा, लेकिन कुछ आपका विजन पहले से ज्यादा एब्रॉड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा और। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, अब मेरी बात को समझ के चल रहे हैं आई होप। देखिए, बिगिनिंग करना है हमने एंडिंग से, सबसे आखिर में से। पहले क्या है, सेक्शन ई एंड डी 1 आवर, देन सी एंड बी 1 आवर, देन सेक्शन ए मैक्सिमम हाफ एन आवर। यू विल बी हैविंग मिनिमम हाफ एन आवर विद यू। अब जब आपके पास वहां पे वो हाफ एन आवर रह गया, इन केस अगर इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम आपका सोल्व नहीं हुआ, पहले आप उस पर टाइम बता सकती हैं। तो यू विल बी हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम which may be teasing you. I tell you one thing, when if you are making preparation, okay, आप पहले NCERT को 101% perfection level पे खत्म कर लो, be it any theorem, any definition, any concept,
any exercise problem, any optional problem, optional exercise problems, they are to be done. Don't do anything which is not included in your syllabus. अपना सिलेबस उठा लीजिए. सिलेबस आपका सीबीएसई की साइड पे पड़ा है या आपने पूरा साल वहां पे काम किया, आपको पता है जो आपके कंटेंट में नहीं है उसमें से एक अक्षर नहीं आने वाला, ये पक्का है. तो why to kill your energy at that particular content which is not going to be a part of board exam? आपने अपने आप को कंप्लीटली उस कंटेंट के ऊपर फोकस करके चलना है that is going to be the part of board exam. I hope you are getting my point. तो अगर आपका एनसीईआरटी परफेक्शन लेवल पे खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपने अगर कोई भी रेफरेंस बुक को उठाया है पूरे साल में, तो उस रेफरेंस बुक में जो भी कंटेंट आपने किया है डेफिनेटली गो थ्रू डेट. फाइन. आप लोगों को एक चीज में क्लैरिफाई कर देता हूं कि इफ एग्जाम इज ऑफ 80 मार्क्स, है ना, तो उसमें से बच्चे 70 की लाइन में पहुंचने वाले बच्चों की काउंटिंग काउंटलेस होगी आउट ऑफ 80. मेन आपका जोड़ लगना शुरू होता है अबव 75. फाइन. 80 तक तो पहुंचते पहुंचते बच्चे बड़े कम रह जाते हैं. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो बोर्ड का एग्जाम है वो 2 आवर में खत्म हो जाएगा और उनको फीलिंग आएगी कि हमारा 80 मार्क्स का काम हो गया, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो सॉरी टू से इट में हैपन कि वो 75, 76, 72, 73 पे रह गए. कारण हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन को देख के, ठीक है, कि हमारा कुछ गलत है ही नहीं, हम उससे रीचेक भी नहीं करते. और रीचेकिंग करना है. जो बच्चे 100% स्कोर करना चाहते हैं उनको रीचेक करना पड़ेगा. यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ शीट्स इन बोर्ड एग्जाम. सप्लीमेंट्री शीट लेके चल सकते हैं आप. उनको जब अटैच करें प्रॉपरली अटैच करें. सप्लीमेंट्री शीट को यूज करिए रफ वर्क के लिए. रफ काम उस पर करिए, उसको बाद में अटैच कर दो. जब आपने क्रॉस चेकिंग भी करनी है, कई बच्चे क्रॉस चेकिंग के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर गंद डालना शुरू कर देते हैं. क्वेश्चन पेपर के ऊपर तो वैसे ही लिखना आपको अलाउ नहीं होता. तो आपने क्या करना है, वहां पे आप एक अलग से आंसर शीट ले लीजिए, उसके ऊपर पेंसिल से अपना क्रॉस चेक कर लीजिए. जहां जहां पे आपको लगता है कि कैलकुलेशन को एक बार चेक करना पड़ेगा, वहां पे चेक करके चलिए. हर एक प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से आपने रीड करना है एंड देन आपने आंसर देना है. कई बार क्या होता है, हमारा ना एक माइंडसेट होता है, हम 3-4 अक्षर पढ़ते हैं, अरे ये तो वही प्रॉब्लम है, इसका आंसर तो वही होगा, हम उसको वैसे ही वहां पे आंसर को जड़ देते हैं. बाद में पता चलता है कि वो आखिर के 2-3 वर्ड में तो कुछ और ही कहा गया. ये काम नहीं होना चाहिए आपका. आप लोगों को जब भी किसी प्रॉब्लम को वहां पे रीड करना है तो अपना माइंड प्रीसेट मत करके रखिए. लॉजिकली ये सबसे बड़ी एडवाइस है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड आपके दिमाग से खेलेगा पक्का. कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसे आप फॉर ग्रांटेड लेके चलेंगे और वहां पे वो आपको जो है तंग करने में सक्सेस हो जाएंगे कि ठीक है, होगा बड़ा कम, होगा 2-3 नंबर का ही. और जो बच्चे वो 2-3 नंबर के लिए अपना अलर्ट रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है, रिलैक्स रहते हैं, वो बच्चे अपना 100% उस पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आ जाती हैं. तो मेरा आप सबको जो सजेशन है, आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. यू शुड हैव अ वॉच विद यू. ओके, कोई भी वॉच वो नहीं जो आपके पास गैजेट्स टाइप होती हैं, सिंपल वॉच रखिए अपने पास. वहां पे आपने एक सम को जो है डी और ई सेक्शन में 8 मिनट से ज़्यादा टाइम देना नहीं. अगर वो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो वहीं पे, अगले पे चल पड़ो. अगले सम भी वेट कर रहे हैं आपकी. जब आप यही बी और सी में चलेंगे तो बी और सी में आपके पास वहां पे 11 प्रॉब्लम है. तो 11 प्रॉब्लम का मतलब है वहां पे आपके पास ऑन द एवरेज आपको 5 से 5.5 मिनट मिलने वाले हैं. आप ये कह सकते हैं 5 to 5:30, है ना, मिनट. तो 5 मिनट के अंदर आपके वहां पे समझनी चाहिए. तो इनकेस अगर आपको लगता है कि सीओडी के जो आपके 7 प्रॉब्लम थी वो जल्दी खत्म होगी, आपने उनमें कम टाइम लिया, तो वो टाइम को आप यूटिलाइज करिए बी और सी को वाइंड अप करने में. फिर आपका ए भी जल्दी खत्म हो जाएगा. एक चीज और, जब भी आप सीबीएसई में अब अपना एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए कोई ऐसा समय है जो आपने 70% सही कर लिया लेकिन आप एंड तक नहीं पहुंच पा रही. तो कोई बच्चों को क्या होता है, वो उस सम को सेकेंड टाइम ट्राई करते हैं. कोई बात नहीं, ट्राई करिए, लेकिन बच्चे एक जगह पे क्रॉस कर दीजिए. ये ना हो कि आपका एक सम 2-3 जगह पे किया हो, वो काम गलत है. अगर आपके पास किसी सम में कोई कैलकुलेशन करते हुए कोई एरर होती है और आपने उसको क्रॉस करना है, तो कोई बच्चे उसको रेगुलरली ऐसे कटिंग करते रहते हैं, पूरा वहां पे मतलब
पेपर को पूरा ब्लू कर देते हैं, तो वो नहीं करना, एक कटिंग कर दो बस वहां पे, एक स्लैश एनफ है, दैट इज मोर देन एनफ। हाँ, एक चीज और जो मैं बोल रहा था, मान लीजिए अब कोई प्रॉब्लम आपने 70% अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद आपको सोल्यूशन पता चल रहा, तो बच्चे कई बार बच्चों को क्या होता है, नहीं हुई को क्रॉस करके आ जाते हैं। बच्चे क्रॉस मत करिए, बोर्ड में आपके पास वहां पे किसी प्रॉब्लम के साथ कनेक्टेड कुछ भी रेलेवेंट अगर आपने लिखा है तो यू आर डेफिनेटली अवॉइडेड द स्कोर देयर, तो आप उसमें अपना नुकसान मत करिए, क्योंकि जो लिखा है वो आपने सोच के लिखा है, तो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर आपने तब वहां पे पूरा यकीन रख के चलना है। ये चीज मैं आपको क्लियरली बता के चल रहा हूं, समझे। लिखो सेंसिबली, वर्क जो है आपने, देखिए पहले 15 मिनट आपको जब पेपर को असेस करने के मिलेंगे, ठीक है ना, जजमेंट करने के लिए मिलेंगे, तो उसमें आप चेक कर लीजिए कौन सा सेक्शन आपका सबसे बढ़िया है, तो अकॉर्डिंगली उस सेक्शन पे आप पहले अटैक करिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके सम होंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस और मोराल अपग्रेड होगा और उतना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू के रिगार्डिंग कोई आपने वहां पे पैनिक नहीं होना है, मैं आपको क्लियरली बता के चल रहा हूं। कुछ इंटरनल चॉइसेस भी होती हैं आमतौर पे बोर्ड एग्जाम में, तो दे विल मेक योर वर्क वेरी इजियर, और एमसीक्यू बड़े ही सिंपल से लेवल पे आएंगे, टफ नहीं आएंगे। सिर्फ 1-2 एमसीक्यू है जहां पे अपना थोड़ा सा देख के चलना, मैं आपको पहले बोल के चल रहा हूं, अगर 20 है तो 17-18 एमसीक्यू डायरेक्ट होंगे एक ही बार में, सिर्फ 2-3 में आपका पंगा पड़ सकता है, और वो भी अगर आपने समझदारी के साथ कूल माइंडेडली उस सिचुएशन को अडेप्ट कर लिया, ठीक है, तो आप निकल जाओगे बच्चे पक्का। इतनी बात है, पेपर अपना नीट एंड क्लीन रखिएगा, ज्यादा कटिंग नहीं करनी। कईयों को वो साइड पे लाइन लगा के वहां पे रफ वर्क करने की आदत होती है, तो कोशिश करें अगर आपको एग्जाम में एक अलग से पहले से सप्लीमेंट्री शीट मिल जाती है रफ काम के लिए, तो वो लेके चलिएगा। पेपर को जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया। यस, वन मोर थिंग, ज्योमेट्री के साथ कनेक्टेड जितने भी समाएंगे, जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो सिमिलर ट्रायंगल है, चाहे आपके पास वहाँ पे टेंजेंट्स वाला है, चाहे वहाँ पे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है, ठीक है, जहाँ पे शेडेड अनशेडेड पार्ट का आपने एरिया निकालना होता है। बच्चे अगर तो आपको फिगर ऑलरेडी दी है तब भी आपने फिगर बना के आना है, अगर फिगर नहीं दी और अगर आपको लगता है कि फिगर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ सकती है तो आपने वो काम करके आना है। इस बात को समझ के चलिएगा, फिगर इज मैंडेटरी वेयर एवर यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम, whether it is connected with the geometry or finding the area of the shaded unshaded part, जो भी आपको वहां पे कहा जाता है, तो ये आपने देख के चलना है। मेक श्योर फिगर और आपके पेंसिल से बने हो। इफ यू डोंट हैव टाइम तो डेफिनेटली फिर आप वहां पे रफली बना सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा अपना प्रॉपरली उस चीज को मैनेज करना है आपने। एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, सुपर जाएगा, आप बिलीव करें अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर। आपने थ्रू आउट द ईयर पूरा काम किया है, देयर इज नो नीड टू रूम, मतलब आप बड़े कहने से कि आपको वहां पे कोई डर नहीं होना चाहिए इस लेवल पे, ठीक है। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, हम फोन करके पूछते हैं तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, ये काम सब बेकार है, छोड़ो उसे। आप अपना काम करो, एनसीईआरटी कोर लेवल पे जाके बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस उसको करो। एनसीईआरटी तो छोड़नी नहीं, मैं पहले बोल के चल रहा हूं। एनसीईआरटी के बाद जो भी आपके करते हैं, जो भी आप काम करके चलते हो एनसीईआरटी के बाद, ठीक है, वो बच्चे आपको 101% हेल्प करेगा, 101% कहीं ना कहीं पे। बिलीव योर बेसिक्स, यू कैन डेफिनेटली डू वेल। ओके, माय विशेस आर विद यू, गुड लक एवरीवन, और अच्छा करके आइएगा। थैंक यू।